आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोप का एक आउटलाइन देख लेते हैं और उसके आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं और जो स्ट्रेट्स हैं, कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन है जिसमें जो अंदर की कंट्रीज है उनका कोई बॉर्डर नहीं दिया गया, केवल आउटलाइन है यूरोप कॉन्टिनेंट का। ठीक है ठीक है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में हम लोग सबसे पहले उसके आसपास की सारी वाटर बॉडीज देखते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये नॉर्वेजियन सी, आपको अपने मैपिंग करना है आपको अपने साथ। ठीक है, या तो आप इस तरीके का रफ स्केच बना करके खुद करें या मार्केट से बने बनाए आ जाते हैं, उसका जो आउटलाइन वगैरह है, फिर आप उसको इस प्रकार से देख के उसको फिल करते चलें और साथ में अपना एटलस भी रखें। ठीक है, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट सी, व्हाइट सी, ये जो इधर आपको ये गोला गोला दिख रहा है यहां पर, इससे लगा हुआ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से और इधर आते हैं सी ऑफ अजोब, ये ब्लैक सी, एजीएस, एजीएस का मतलब है एजियन सी। ठीक है, एजियन सी। फिर यहां पर है एएस, एड्रियाटिक सी, आईएस, आईएस का मतलब है आयोनियन सी। ठीक है, ये आईएस है, आई को लिख दिया है, आईएस आयोनियन सी, टीएस थायरेनियन सी, ये लिखा हुआ है थायरेनियन सी। ठीक है, उसके बाद ये है सेल्टिक सी, ये है नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सी, ये जीबी, जीबी का मतलब है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक, और फिर ये बे ऑफ बिस्के, BISCA बाय बिस्के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है। ठीक, अब हम वाटर बॉडीज के बाद हम लोग ये चारों तरफ हमने वाटर बॉडीज देख लिया। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि बाल्टिक सी कहां है, नॉर्थ सी कहां है, सेल्टिक सी कहां है, एड्रियाटिक सी कहां है, आपको लोकेशन एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण जो वो है स्ट्रेट्स। स्ट्रेट माने जलसंधि। ठीक है, तो इसमें एक जलसंधि आपको ये दिख रही है डीएस, डीएस का मतलब है डोवर स्ट्रेट, बहुत महत्वपूर्ण जलसंधि है डोवर स्ट्रेट, डोवर जलसंधि, जो कि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, ईसी, ईसी का मतलब इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने वाली जलसंधि डोवर जलसंधि कहलाती है, जो कि इधर ये आपका यूके है और इधर आपका एक कंट्री आएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस और यूके को अलग करती है नॉर्थ सी और जो इंग्लिश चैनल है उसको जोड़ती है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा इलाका मेडिटेरेनियन सी का है, इसके अंदर छोटे छोटे सी है, तो ये पूरा हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है और यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला को अफ्रीका से अलग करती है। इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वह है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, ये दो स्ट्रेट हमने देख लिया। ठीक, इसके अलावा हम कुछ और स्ट्रेट देखते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट हमने यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप, तो जिब्राल्टर हमने देख लिया, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। फिर हम देखेंगे मैसीना स्ट्रेट, मैसीना, जो कि थायरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। ठीक है, ये है थायरेनियन और ये है आयोनियन। इन दोनों को आपस में यहां से जोड़ने वाली जो एक स्ट्रेट होगी, यहां पर ये वाली स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होगी आपकी मैसीना स्ट्रेट। यानी अगर हम इसको उधर 2 नंबर लिखे हैं, यहां अगर हम 2 नंबर दे दें, ये मैसीना स्ट्रेट। ठीक है, आयोनियन सी को थायरेनियन सी से जोड़ती है। फिर है ऑटरेंटो स्ट्रेट, ऑटरेंटो स्ट्रेट एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ती है। यानी ये है एड्रियाटिक सी, ये है आयोनियन सी, ये जो बीच में छोटा सा होगा ये है आपका 3 नंबर, यानी ऑटरेंटो स्ट्रेट।
ठीक है। चौथे नंबर में डार्डेनलीज स्ट्रेट। डार्डेनलीज स्ट्रेट जो है एजियन सी को सी ऑफ मारमारा से जोड़ती है। तो ये है एजियन सी और ये छोटा सा इलाका ये यहां पर है सी ऑफ मारमारा, तो ये है आपका जो है डार्डेनलीज स्ट्रेट। ठीक है, ये है डार्डेनलीज स्ट्रेट। ये 4 नंबर। इनका लोकेशन आपको मैप में मिल जाएगा। आप मैप में आपको ये सारे स्ट्रेट आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, तो डार्डेनलीज स्ट्रेट हो गया। उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा, ये छोटा सा सी है यहां पर, ये लिखते नहीं बन रहा है, यहां पर सी ऑफ मारमारा है। ठीक है, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में सी ऑफ मारमारा। ठीक, तो ये वाला जो स्ट्रेट है ये 5 नंबर का स्ट्रेट है आपका। 5 नंबर यानी बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से जोड़ती है। फिर है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से जोड़ती है। ये है कर्च स्ट्रेट। ये 6 नंबर ये। ठीक है, ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से जोड़ती है, कर्च स्ट्रेट। फिर आ जाता है डोवर स्ट्रेट जो कि ऑलरेडी हम लोग यहां पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जल संधियां यूरोप में है। आपको एक स्ट्रेट का लोकेशन किसको किससे जोड़ती है, किसको किससे अलग करती है, ये तमाम आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यूरोप का हम जो ये आउटलाइन देख रहे हैं, इस आउटलाइन में जितने मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे सबका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया। डीएस डोवर स्ट्रेट, ईसी इंग्लिश चैनल, जीबी गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, ये बाल्टिक सी है। फिर इधर आप एएस देखेंगे तो एएस का मतलब ये एड्रियाटिक सी, ये आयोनियन सी, ये एजियन सी। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये थायरेनियन सी, ये तमाम जानकारियां यहां पर हो गई। अब हम देखते हैं कि जो यूरोप को कुछ जो ज्योग्राफर है वो एक कॉन्टिनेंट नहीं मानते, बल्कि पूरा एक कॉन्टिनेंट है यूरेशिया, जिसमें पूरा एशिया और पूरा यूरोप शामिल है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको एक कॉन्टिनेंट मानते हैं। ठीक है, तो दोनों का निष्कर्ष कुल मिलाकर के ये है कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन कभी कभी यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के यूरेशिया भी कह दिया जाता है। तो इसमें ये जो यूरोप है, इस यूरोप में पूरा जो यूरोप है ये अफ्रीका से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा अलग होता है। यानी कौन सा ऐसा जियोग्राफिक फीचर है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो आपको अफ्रीका मिलेगा। उसी प्रकार यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूरोप को एशिया से अलग करता है इधर यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। ठीक है, ये तीनों मिलकर के इसको एशिया से अलग करते हैं और इस तरफ जो है वो एशिया आ जाएगा। इधर आधा पार्ट रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो यूरोप में आता है और वेस्टर्न पार्ट जो है वो एशिया में आता है। लेकिन टेक्निकली पूरे यूरोप को, पूरे रसिया को यूरोप में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसका लगभग 80% जो कुछ भी है, चाहे उसका सेटलमेंट है, उसका पॉपुलेशन है, उसकी इंडस्ट्री है, वो जो है यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमने आउटलाइन देख लिया। इधर एटलांटिक सी है, तो ये तमाम हमने उसकी आउटलाइन एक यूरोप का मोटा मोटा हमने देख लिया। ठीक, ये एक फीचर है, इसको कोला पेनिनसुला कहते हैं। इधर एक फीचर है, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला में 2 देश है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से इस तरीके से अलग कर दें तो इधर आ जाता है पोर्चुगल माने पुर्तगाल और इधर आ जाता है स्पेन। ठीक है, तो कंट्री ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला में 2 देश आते हैं, पोर्चुगल और स्पेन। ठीक है, इस पूरे को टुगेदरली कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक, चलिए अब हमने यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स देख लिया। अब यूरोप के बारे में कुछ जानकारी थोड़ी सी मोड़ी हम लोग देखते हैं। तो यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है, यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेनिनसुला हमको देखने को मिलेंगे। ये इटली है, ये अपने आप में एक पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है। ठीक है, ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है। तो बहुत सारे पेनिनसुला हम लोग जब अंदर और डिटेल में अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो यूरोप में बहुत सारे पेनिनसुला हैं। ठीक है, जैसे भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है
वो अपने आप में एक प्लेट्यू है और उसके अंदर भी बहुत सारे प्लेट्यू हैं। इसलिए इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज, पठारों का पठार। उसी प्रकार से पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में चूंकि बहुत सारे पेनिनसुला हैं और यूरोप खुद अपने आप में पेनिनसुला है, इसलिए यूरोप कॉन्टिनेंट को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज कहते हैं, ठीक है, या इसको पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने उसका जो निकनेम है हमने वो जान लिया। इसके अलावा पूरे यूरोप में कुछ सब डिविजन्स हैं, मतलब अलग अलग रीजन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। 27 देशों का, यूरोप के 27 देशों का संगठन है। दूसरे नंबर पे स्कैंडिनेवियन। जब कभी कोई ये कहे कि मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री से हूं या स्कैंडिनेवियन पार्ट से बिलोंग करता हूं, इसका मतलब वो यूरोप की बात कर रहा है और यूरोप में 4 देश को मिलाकर के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उनको कहा जाता है। वो है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क। इन चारों कंट्रीज को मिलाकर के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला है बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स में तीन आते हैं। ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के आसपास जो है वो 3 स्टेट्स हैं, 3 कंट्रीज हैं जिनको टुगेदरली बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। और उसमें आते हैं लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ठीक है। मैप में और देखते हैं, समझते चलिएगा। फिर है बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन एक पेनिनसुला है यहां पर, ठीक है। इस पूरे इलाके में एक पेनिनसुला हुआ करता, अभी भी है वैसे तो ज्योग्राफी में, बाल्कन पेनिनसुला। इसमें एक बहुत प्रमुख देश था यूगोस्लाविया। फिर वो यूगोस्लाविया कई पार्ट में टूट गया, ठीक है। आज यूगोस्लाविया कई पार्ट में टूट चुका है। तो वो यूगोस्लाविया के जितने टूटे हुए पार्ट थे और कुछ और जो कंट्रीज हैं उनको मिलाकर के बाल्कन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो बाल्कन स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं? अल्बानिया, B&H का मतलब है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। फिर बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस। इन सारे देशों को मिलाकर के बाल्कन स्टेट कहा जाता है। और यदि इन स्टेट्स में जो ऊपर हमने लिखा बाल्कन स्टेट, यदि उसमें हम क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवेनिया और जोड़ दें तो वो यूगोस्लाविया बन जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी यूगोस्लाविया लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो यूगोस्लाविया एक देश हुआ करता था पहले, अब वो 10 भागों में टूट चुका है, जिनमें से 7 जो हैं वो बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। और यदि उन तीनों में उनमें 3 और जोड़ दिए जाए, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवेनिया, तो ये पूरे 10 को फॉर्मर यूगोस्लावियन कंट्री कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के देश। इज इट क्लियर? तो चूंकि एक देश जो यूगोस्लाविया था वो कई भागों में आज टूट चुका है और जो यूगोस्लाविया था वो बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट था, इसलिए जब कभी कोई देश कई छोटे छोटे भागों में टूटने लग जाता है तो उस घटना को, इसी घटना के रिस्पेक्ट में बाल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्केनाइजेशन नहीं, ठीक है। एक होता है वल्केनाइजेशन, ठीक है। ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें रबड़ में सल्फर मिला करके रबड़ को मजबूत बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वल्केनाइजेशन है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं बाल्केनाइजेशन। जब कभी आप कोई टर्म सुने बाल्केनाइजेशन का मतलब होता है किसी देश के कई छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ने की बात चले। जैसे कहा जाए कि इंडिया चाइना का बाल्केनाइजेशन कर देगा, माने चाइना को खंड खंड में तोड़ देगा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए तो बाल्केनाइजेशन शब्द यहीं से आया, क्योंकि पहले पूरा बाल्कन पेनिनसुला था जिसमें एकमात्र देश हुआ करता था यूगोस्लाविया। अब वो यूगोस्लाविया लगभग 10 भागों में टूट चुका है, यानी जो बाल्कन पेनिनसुला है वो 10 भागों में टूट चुका है, 10 देशों में विभक्त हो चुका है। इसलिए इस घटना को वल्केनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। चलिए फिर हम देखते हैं, चौथा हो गया। 5वें नंबर पे नॉर्डिक कंट्रीज। ये भी यूरोप के
नॉर्थ के कंट्रीज को मिलाकर के नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, और इसमें स्कैंडिनेवियन के 4 देश और 5वां फिनलैंड और 6वां फरोए आइलैंड। फरोए आइलैंड यहां कहीं आपको मिल जाएगा लोकेशन, जो कि यूके का भाग है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो इन तमाम जानकारियों के साथ हम यूरोप की ये जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क जो आप अपने एटलस और मैप से देख करके कर सकते हैं, वो होमवर्क ये है, लिस्ट आउट कंट्रीज बॉर्डरिंग, यानी आपको ऐसे देशों की सूची बनानी है जो बॉर्डर बनाते हैं या जो उसके बॉर्डर में स्थित है। किसके? नंबर 1 मेडिटेरेनियन सी। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित कौन कौन से देश हैं उनका आप लिस्ट बनाइए, ठीक है, और उसको कॉन्टिनेंट वाइज बनाइए तो याद करने में मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीका के कौन कौन से देश मेडिटेरेनियन सी से उनकी सीमा लगती है, तो आपको इधर मिल जाएगा मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, ये 4 देश, ठीक है। फिर आप यूरोप के देश का लिस्ट बना लीजिए। फिर इधर आप इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सब इधर एशिया के आ जाएंगे। तो ऐसे आप लिस्ट बनाइए कॉन्टिनेंट वाइज, तो याद करने में मदद मिलेगी, ठीक है। यूरोप के कितने देश मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए हैं, फिर कितने देश अफ्रीका के मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए हैं, और कितने देश एशिया के मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए हैं, ये आपको याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के इन सारे देशों में मेडिटेरेनियन टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, और इन सारे देशों में फ्रूट कल्टीवेशन, खास करके जो सिट्रस फ्रूट है, और वाइन इंडस्ट्री हाईली डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बनाइए। दूसरा आपको बनाना है ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं उसका एक लिस्ट आउट कीजिए, और फिर कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन से देश हैं उनका लिस्ट आउट कीजिए, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों का ये जो एक ओवरव्यू था यूरोप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का, यहां पर हम समाप्त करते हैं। ये पूरी मैपिंग है, प्रैक्टिस की चीज है, आपको बार बार इन चीजों को देखना है ताकि ये सारा लोकेशन दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब यूरोप के मैपिंग का जो है वो काम खत्म हो गया। अब हम यूरोप की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज विद मैपिंग, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, तो कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।